Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about impact of Sudan war on India's interest. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सूडान के बारे में पहले ज़रा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं. सूडान इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका. आप देखिए सूडान रेड सी के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है. इसकी कैपिटल सिटी है खार्तूम. और इसी डेमोग्राफी की बात की जाए तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम एंड दे स्पीक अरबिक लैंग्वेज. सो दे कॉल देमसेल्व्स अरब्स. ये सारे देश जो हैं अपने आप को अरब्स नाम से बुलाते हैं. सो दे आर कल्चरली वेरी सिमिलर टू व्हाट इज़ देयर इन सऊदी अरबिया. अगर मौजूदा क्राइसिस सूडान का देखा जाए तो इसका जेनेसिस या रूट है ऑफ और इवेंट दैट हैपेंड इन 2019. देखिए 1989 से लेकर के 2019 तक यानी कि लगभग 30 साल यहाँ पे एक डिक्टेटर ओमर अल बशीर ने रूल किया. आए वो थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर के ही, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिगिंग करके या पावर का इस्तेमाल करके ओमर अल बशीर वाज इन पावर फॉर अबाउट 30 ईयर्स टिल 2019. 2019 में सूडान की मिलिट्री ने ओमर अल बशीर को हटाया थ्रू अ मिलिट्री कू. और 2019 में जब ओमर अल बशीर को हटाया गया उसके बाद एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, एक आप इन बिटवीन एक सरकार बनाई गई, ट्रांजिशनल या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई 2019 में, जिसको जिम्मेदारी दी गई आने वाले 4 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने के लिए. तो 2019 से लेकर के 2023 तक के लिए एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई अनटिल द नेक्स्ट इलेक्शन वाज टू बी हेल्ड. इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में कुछ आर्मी के भी लोग थे, कुछ सिविलियंस भी थे. फिर 2023 अब आ गया है और 2023 में अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो उसका नेचर कैसा होगा उसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है. तो जो वहाँ की सूडान की आर्मी है जिसको हम लोग कह रहे हैं SAF, इट वांट्स टू हैव अ सिविलियन रोल और इट वांट्स सिविलियन पीपल रोल मोर इन द गवर्नमेंट. मीन्स मोर और लेस इट वांटेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जबकि वहाँ की एक पैरामिलिट्री फोर्स है RSF that wants more and more army या paramilitary forces to have their say in the government. अब इतना ज़्यादा सूडान के अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको डेप्थ में समझने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया. मुद्दा है एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है. और 2023 में जो अगली सरकार आएगी उसका नेचर किस तरीके का होगा, उसमें सिविलियंस का रोल ज़्यादा होगा या आर्मी का रोल ज़्यादा होगा, उसको लेकर के डिस्प्यूट है, जिस कारण से वहाँ पर वॉर चल रहा है. अब जब वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे एक इंटरनल केओस फैल गया है और उस केओस के कारण जो वहाँ के लोग हैं उनके लाइफ और प्रॉपर्टी पे खतरा बना हुआ है. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा इस वॉर के कारण वो हम देखते हैं, क्योंकि सवाल अगर आएगा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में तो ऐसा ही कुछ आएगा. सो देखते हैं अलग अलग जो इम्पैक्ट्स हैं जो इंडिया के ऊपर पड़ सकता है. इम्पैक्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा. तो लगभग 4000 लोग इंडियन डायस्पोरा के लोग सूडान में रह रहे हैं. कुछ तो इंडियन ओरिजिन के हैं या कुछ इंडियंस ही हैं, वो सूडान में रह रहे हैं. तो उनको इवैक्यूएट कराने का प्रोसेस शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अंडर एन ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी. उसके अलावा बायलैटरल ट्रेड की अगर बात की जाए तो सूडान के साथ हमारा जो ट्रेड है दैट इज समवेयर क्लोज टू $1.8 बिलियन विच इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया. मतलब ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में. तो ये ट्रेड को नुकसान पहुंच सकता है. इंडिया ने कई सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सूडान में, समवेयर क्लोज टू $3 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है. ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन इन द फॉर्मेट ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर. ONGC विदेश लिमिटेड ने वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किए हैं. सो ये सारे जो ऑयल ब्लॉक्स जहाँ पे माइनिंग या एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन चल रहा है वो इंडिया के हाथ से छूट सकता है अगर ये सिविल वॉर जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो. इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए एक प्रोग्राम चलाता है ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम लोग वहाँ पे एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं वहाँ के यूथ को, वहाँ का स्किल डेवलपमेंट कराते हैं वहाँ के यूथ का, एंड बेसिक फूड एंड सिविल सप्लाईज़ पहुँचाते हैं. उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सप्लाईज़ पहुँचाते हैं. तो ITC प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया ने काफ़ी सारा एक अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया है इन द माइंड्स ऑफ सूडानीज़ पीपल. अब ITC प्रोग्राम भी फेल हो जाएगा, ITEC प्रोग्राम, और दैट में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट.
उसके अलावा मार्केट फॉर आयुर्वेदा, यू सी अब सूडान एक रिलेटिवली पुअर कंट्री है, तो ये लोग कई सारे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो एलोपैथिक फार्मेसीज़ हैं, उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सूडान इज़ नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इस कारण से इंडिया से कई सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जिनका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा, ऑफ कोर्स ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में आगे रहते हैं, तो वो सूडान में रहते हैं और वहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन का सप्लाई करते हैं। उसमें से एक सबसे ज़्यादा नाम जो सामने निकल कर के आ रहा है वो है हक्की पिक्की ट्राइब ऑफ इंडिया, गुजराती एंड कर्नाटका बेस्ड ये हक्की पिक्की ट्राइब ऑफ इंडिया, ये वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। तो हक्की पिक्की ट्राइब की मदद से इंडिया इज़ ट्राइंग टू इस्टेब्लिश इट्स फुट होल्ड इन अफ्रीका एज फार एज आयुर्वेदिक औषधियों के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए मार्केट का जहाँ तक सवाल है। लेकिन इस वॉर के बाद, ये वॉर अगर लंबे समय तक चला तो ये जो मार्केट हमारे लिए बन रहा है, ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल सकती है। एक और जिससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जिस पे मैंने पूरा सब कुछ कवर किया है। देखिए, अगर आप देखिए सूडान को, तो सूडान कम्स इन साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। साहेल रीजन, ये नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। और साहेल रीजन में एक ट्री मिलता है, अकासिया ट्री, एंड अकासिया ट्री इज़ नोन फॉर गम अरेबिक। यहाँ पे गम अरेबिक मिलता है, और गम अरेबिक का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इमल्सीफायर। इमल्सीफायर होता है जो भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बेवरेजेस पीते हैं, उसमें इमल्सीफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द लिक्विड थिकर। और ये इमल्सीफायर बनता है फ्रॉम गम अरेबिक, और ये गम अरेबिक मिलता है इस साहेल रीजन में, सूडान में भी मिलता है, और ये इसका इस्तेमाल बेवरेजेज या कन्फेक्शनरी आइटम्स में होता है। अब आप सोचिए, सूडान में जब वॉर चल रहा है तो नेचुरली वर्ल्ड सप्लाई जो होगा गम अरेबिक का वो ब्रेक डाउन होगा, और जब वर्ल्ड सप्लाई गम अरेबिक का ब्रेक डाउन होगा तो जो मार्केट है बेवरेजेस का या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ का, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचेगा। फिर है जूबा पीस एग्रीमेंट। तो सूडान के अंदर जो 2019 में ट्रांजिशन हुआ था, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, उसमें किस तरह की अगली सरकार बनेगी उसके लिए एक अग्रीमेंट हुआ था, जूबा पीस अग्रीमेंट, जिसमें फैसला लिया गया था कि 2023 में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या नेक्स्ट गवर्नमेंट को हम लोग लेकर के आएंगे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगी। तो जूबा पीस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कराने में इंडिया ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिस कारण से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है सूडान में बिल्ड हो रहा था। बट इफ़ दिस केओस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन द रोल प्लेड बाय इंडिया इन जूबा पीस एग्रीमेंट विल ऑल्सो बी डिमिनिश्ड। And most importantly, you see strategic location of Sudan. Sudan shares boundary with the Red Sea, and if this conflict goes for a longer period of time, then there might be some negative impact, or there might be some hindrance in flow of trade through Red Sea also. और अगर Red Sea के through flow of trade में hindrance पहुंचता है तो that will put obstruction in India's accessibility to Europe, और दैट कुड हैम्पर इंडियाज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ऑन गोइंग सूडान वॉर जो है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। द ऑन गोइंग क्राइसिस इन सूडान मे हैव फॉल आउट ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट टू डिस्कस। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। द ऑन गोइंग सिविल वॉर इन सूडान कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन 2019। Omar al-Bashir, a dictator for 30 years, was replaced. A transitional government assumed charge till 2023. जब आपको कुछ समझ ना आए तो सरल भाषा में जो सिचुएशन है उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। कुछ नहीं तो जो बैकग्राउंड है वो मैंने बता दिया, एंड देन रीजन बिहाइंड करेंट कन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा रीजन बता दिया, डिफरेंस बिटवीन RSF एंड SAF इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक ट्रांजिशन लाइन यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है ताकि एग्जामिनर को लॉजिकल फ्लो महसूस हो। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनी क्राइसिस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल हैव ग्लोबल फॉल आउट एंड द इम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर द कंट्रीज, एंड विल हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर द कंट्रीज। सो द ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट इन सूडान विल हैव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट टू। ये ट्रांजिशन लाइन दिया हमने, और फिर इम्पैक्ट लिख दिया। तमाम जो इम्पैक्ट हमने डिस्कस किए हैं उसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ तो मैंने खाली शॉर्ट में लिख दिया है, आपको इलेबोरेट भी करना होगा हल्का हल्का, जैसे मैंने यहाँ इलेबोरेट किया है, थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करना होगा।
और फिर कंक्लूजन कुछ ऐसा लिख दिया, रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इंडिया शुड मेंटेन स्ट्रैटेजिक साइलेंस एंड नॉट टेक एनी साइड। अभी कोई भी साइड लेना, SAF लेना या RSF का साइड लेना या कुछ भी और स्टेटमेंट देना, वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। तो इंडिया को अगर सॉल्यूशन ढूंढना भी है इस क्राइसिस का, तो इंडिया शुड लुक फॉर एन इंस्टीट्यूशनलाइज सॉल्यूशन थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ UN रादर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन द इशू इन एन इंडिविजुअल मैनर। The next article is about India's health infrastructure, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. So ये आर्टिकल हम इसलिए कवर कर रहे हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हाल फिलहाल में नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2019-20 रिलीज हुआ है। हेल्थ रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस या इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो इसी नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट में रिलीज होते। तो 2019-20 साल के लिए नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट रिलीज हुआ है, जिसमें अलग अलग बातों पे चर्चा हुई है। तो लेट अस सी व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, तो 2019-20 में भारत सरकार ने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है हेल्थ पे, दैट वाज 1.35% ऑफ द GDP। लेकिन ये डेटा अब तो पुराना हो गया। हेल्थ एस्टिमेट आया 2019-20 के लिए 1.35% ऑफ द GDP। करंट डेटा देखिए, एज पर द बजट 2023-24 हेल्थ एक्सपेंडिचर will be somewhere close to 2.1% of the GDP, and the target is to take it further up to 2.5% of the GDP by 2025। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, यानी कि जब भी कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो उसमें लोगों के जेब से कितना पैसा खर्च होता है, वो होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दूसरा पैसा आ सकता है भारत सरकार की तरफ से किसी स्कीम के अंतर्गत। तीसरा पैसा आ सकता है इंश्योरेंस स्कीम्स के अंतर्गत, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंतर्गत। तो अगर लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है या फिर भारत सरकार की स्कीम नहीं है तो फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो किसी भी देश में हेल्थ के ऊपर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि उस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ रिलेटेड जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा जरूर है। 2013-14 में ये लगभग 64% था, ये घटा जरूर है and it has come to 48.2%, but yet it is considered to be a very high number। तो नेचुरल सी बात है कि जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटेगा तो उसके कारण एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो। तो यू सी गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर is increasing and that is bringing down out of pocket expenditure। Government health expenditure of total expenditure on health is 40.6%, जबकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज स्टिल 48.2% आज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये सब डेटा सीधे सीधे आपके काम आएंगे। उसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप की बात की जाए, यानी कि जितना भी हेल्थ पे खर्च होता है उसका लगभग 40% भारत सरकार खर्च कर रही है, जितना भी हेल्थ सेक्टर में खर्च होता है। और अगर GDP के टर्म्स में बात किया जाए तो लगभग जितना भी खर्च हो रहा है वो हमारे GDP का लगभग 2% के आसपास है। आई होप द टू डेटा आर नॉट मेकिंग एनी कन्फ्यूजन। GDP का 2.1% हम हेल्थ पे खर्च करते हैं और जितना भी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं उसका लगभग 40% गवर्नमेंट के खाते से आ रहा है। और जैसे जैसे सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं हेल्थ पे, वैसे वैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घट रहा है। अगर सरकार के खर्चों का अगर ब्रेकअप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर में 55.9, फिर हो रहा है सेकेंडरी में 29.6 और सबसे कम हो रहा है टर्शियरी में 6.4। प्राइमरी हेल्थ केयर कैसा होता है? जब कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे कि आशा वर्कर्स वगैरह जाकर के डोर टू डोर हेल्थ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर है जब लोग आते हैं लोकल चिकित्सालय में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, तो वो होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। और टर्सरी हेल्थ केयर है जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर एनी हायर डिजीज़ और मोर कॉम्प्लेक्स डिजीज़। तो टर्शियरी पे सबसे कम है, सेकेंडरी पे उसके ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च होता है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अभी भी काफ़ी कम है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर वाज समवेयर क्लोज टू 9.3% इन फिजिकल ईयर 2020 विच हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5.7%। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर होता क्या है? अलग अलग तरीके की स्कीम्स पे जब सरकार खर्च करती है, ओल्ड एज स्कीम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उस पर जब सरकार खर्च करती है जैसे जन आरोग्य योजना वगैरह पे, तो वो खर्च होता है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। अगर बात की जाए नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, जब हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सारी हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा एक साथ देख लेते हैं। तो हेल्थ पॉलिसी 2017 में अनाउंस किया गया था भारत सरकार द्वारा, और इसका एम था टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट एनीवन हैविंग
टू फेस फाइनेंशियल हार्डशिप एंड कंसिक्वेंसेस। तो इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ही टारगेट रखा गया है टू मेक एक्सपेंडिचर ऑफ 2.5% ऑफ द जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय 2025। द पॉलिसी एडवोकेट्स एलोकेटिंग 2/3 ऑफ द रिसोर्स इन प्राइमरी केयर। तो लगभग जो बातें कही गई हैं हेल्थ पॉलिसी में उसको धीरे धीरे अटेन किया जा रहा है। हेल्थ पॉलिसी ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग आयुष फॉर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव tools as far as treatment and health is concerned. It proposes yoga in schools and offices to promote good health. कुछ की टारगेट्स भी रखे हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने। फॉर एग्जांपल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को 67.5 ईयर से बढ़ा करके 70 साल करने। देखिए सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं, अब आप कैसे रटते हैं वो आपको देखना है। मैंने एक जगह ला करके दे दिया। हेल्थ पे, एजुकेशन पे जब भी आप आंसर लिख रहे हो, इट्स डेटा दैट विल फेच यू मार्क्स। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में डेटा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को 67.5 से बढ़ा करके 70 करना है। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट टू 2.1 जो लगभग हमने अटेन कर लिया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा के 28 करना है एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 23 करना है। अब जरा देखते हैं चैलेंजेस विथ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने अपना ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो है, लगभग 2.1% ऑफ द जीडीपी लाए हैं, स्टिल इट रिमेन्स वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर सिमिलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल रसिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, बांग्लादेश, ये सब लगभग 3% ऑफ देयर जीडीपी अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, जबकि इंडिया अभी भी समवेयर क्लोज टू 2% ही अपने हेल्थ सेगमेंट पे खर्च कर रहा है। और लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से नुकसान क्या होता है? लोअर पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, जब सरकार हेल्थ सेक्टर पे कम खर्च करती है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कौन लोग ज़्यादा करते हैं, आप ही ज़रा सोचिए। इंश्योरेंस कम कौन लोग लेते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस किनका नहीं होता? गरीब लोगों का। तो एक तो उसका इंश्योरेंस नहीं है, दूसरा अगर भारत सरकार ने भी स्कीम्स पे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे खर्च नहीं किया, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ पे नहीं हुआ, तो क्या होगा? आउट ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इस कारण से वो गरीब आदमी और ज़्यादा पॉवर्टी साइकिल में फंसेगा। तो मुद्दा ये है कि अगर सरकार की तरफ से हेल्थ एक्सपेंडिचर ना किए जाए, ना बढ़ाए जाए, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पुअर लोगों पे होता है, क्योंकि रिलेटिवली रिचर पीपल गो फॉर इंश्योरेंस एंड ऑल, एंड दैट विल हैव इम्पैक्ट इन द फॉर्मेट ऑफ वीसीएस साइकिल ऑन पॉवर्टी, and that will of course lead to poor health indicator. For example, WHO ranked India 57th out of 195 countries in Global Health Security Index. और क्या क्या challenges होंगे हेल्थ सेक्टर के? लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर। हमारे देश में प्रिवेंटिव केयर पे कम फोकस रहता है, योगा वगैरह करके, और बीमारी होने ही ना दें उस पर कभी भी ध्यान नहीं रहता हमारा। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स तो हैं ही, उसके लिए डेटा मैंने दिया है। पार्लियामेंट में हाल फिलहाल में एक मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट रखी थी जिसके हिसाब से हमारे देश में जो डिमांड और सप्लाई में गैप है एज फार एज डॉक्टर्स आर कंसर्न, वो 6 लाख के आसपास है, यानी कि 6 लाख डॉक्टर्स की हमारे देश में कमी है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैं ही, लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारे देश में, इतना ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी या मेडिकल रिसर्च नहीं हो रहा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपोज हो गया था हमारा ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। अब जरा देखते हैं इनिशिएटिव्स फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। आखिर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो पीएम अभीम स्कीम 2021 में अनाउंस किया गया था टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो लोकल लेवल पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम एंड एक्सपैंड रिसर्च ऑन कोविड-19। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लाया गया था, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सबज्यूम किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन के जो टारगेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रट पाएँ तो। रिड्यूस MMR टू 1 per 1000 लाइव बर्थ, रिड्यूस IMR टू 25 per 1000 लाइव बर्थ, एंड रिड्यूस TFR टू 2.1। ये 3 तो कम से कम याद कर ही लीजिए। रिड्यूस मलेरिया इंसिडेंस बिलो 1 per 1000, ये सब याद कर लीजिएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, नेशनल हेल्थ मिशन के टारगेट्स को। बात की जाए तीसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की इन द हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो है आयुष्मान भारत स्कीम। भारत सरकार लेकर के आई आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके अंतर्गत 2 कंपोनेंट हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाने हैं, 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द फॉर्मेट ऑफ डेंटल क्लिनिक या डायबिटीज़ क्लिनिक या फीवर वगैरह के लिए बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाले।
इसका दूसरा कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अप टू 10 करोड़ पुअर फैमिलीज इन द कंट्री, जिनका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एनी प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज़ इम्पैनल्ड विद द गवर्नमेंट। उसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है 2020 में। नेशनल मेडिकल कमीशन का पर्पस ही है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाए, एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाए और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे देश में बने, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप को मेकअप किया जा सके। उसके अलावा देयर हैव बीन स्कीम्स फॉर केयर ऑफ इन्फेंट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 5,000 रुपये का कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। R&D पे भी काम किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने कुछ दिनों पहले बताया हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें 20,000 लोगों का जेनोम स्टडी किया जाएगा, जिससे डायग्नोस्टिक और डिजीज़ कंट्रोल में मदद मिलेगी। अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर की, आसाम स्पेसिफिक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बजट में अनाउंस किया गया था इस साल के। पहले हमारे स्टेट में चल रहा था अटल अमृत अभियान, राइट। अभी अटल अमृत अभियान के जगह पे लाया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना। इसमें कैसा है कि 100% हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा वो सारे लोगों को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरी हैं। तो उम्मीद है कि लगभग 27 लाख एडिशनल परिवार, जो अटल अमृत अभियान में जो लोग थे उनसे 27 लाख एडिशनल लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। अटल अमृत अभियान में तो 2 लाख का ही हेल्थ कवरेज था, यहाँ पे 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मुद्दा यह है कि अटल अमृत अभियान को आसाम सरकार ने फर्दर एक्सपैंड कर दिया है और उसके लिए नया स्कीम लाए हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा उत्सव कराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा उत्सव कैसा होगा? इट इज़ इन लाइन विथ और इट विल बी इन लाइन विथ गुणोत्सव, जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स के परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा अंडर स्वास्थ्य सेवा उत्सव। एम्स तो हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया है गुवाहाटी में, तो आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एट द लेवल ऑफ असम। अब सवाल कुछ ऐसा आ गया, एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज स्टिल अ ड्रीम इन इंडिया, डिस्कस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन आसाम। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, इसका आंसर आप लिख करके और पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं फॉर द इवैल्यूएशन पर्पस। जिन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रही होगी उनके लिए यहाँ पे हिंट्स के तौर पे मैंने पूरा आंसर भी लिख दिया, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना पढ़े आप आंसर लिखें। आपको पढ़ना भी है तो जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया उससे रिवाइज कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सवाल आना ही है, तो आप रिवाइज कीजिए और उसके बेसिस पे आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है तब एक बार के लिए आंसर पढ़ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हिंट्स। फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता ही है। लगभग 2000 साल तक ये सिविलाइजेशन रहा इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग द इंडस रिवर। टाइम पीरियड आप मान सकते हैं लगभग 3300 BC से लेकर के 1300 BC। इसको सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन हड़प्पन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हड़प्पा दैट बिलोंग टू दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ नोन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट इनोवेशंस लाइक स्टैंडर्डाइज वेट्स, मेजर, सील कार्विंग्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड एंड टीन। बट किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, वॉर कैसा होता था, किस तरीके से क्या चीज़ें पॉलिटिक्स प्रैक्टिस होती थी, इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। कारण इसके पीछे ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो लोगों का स्क्रिप्ट था वो इस तरीके का कुछ दिखता था, जिसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। दैट इज़ द रीज़न वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है। ये सिविलाइजेशन ख़त्म भी कैसे हुआ, हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू डिक्लाइन, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। देयर आर मैनी थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वन मोस्ट prominent theory is about climate change कि climate change induced weaker monsoon that reduced water supply that led to gradual drying of the soil and that led to scattering of the population eastward and southward। तो यहाँ से ये population eastward या southward गई, जिसको बाद में हम लोगों ने वैदिक
सिविलाइजेशन कहा। तो ये एक सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है, लेकिन इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक रिसेंट स्टडी के बेसिस पे बताया है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था दैट वाज वाइप्ड आउट और इट डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ सीवियर ड्रॉट्स। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीवियर ड्रॉट्स है जिस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। अब ऐसी कई सारी और भी थ्योरीज हैं रिगार्डिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है बाय मैक्स म्यूलर हु सेज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ आर्यन इन्वेजन who came from other Central Asia and other parts of the world. Environmental factors, environmental drought, climate change, R.D. Oldham says this. Internal decline, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। S.R. राव कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो एथिक्स पेपर में आप इसको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, corruption was the reason behind decline of Indus Valley civilization. So that is how a society must be very much aware about corruption prevalent in its society, because it can lead to decline of entire society or civilization. There is one more theory, David Frawley theory. This theory says that Indus Valley civilization did not collapse, rather it got transformed and merged with Vedic culture of ancient India. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट विक्टोरियन मोरालिटी। छोटा सा टर्म है लेकिन काफ़ी अच्छा है एथिक्स पेपर के लिहाजे से। देखिए विक्टोरियन मोरालिटी ये टर्म क्या मायने रखता है वो ज़रा समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज दैट वेर प्रेवलेंट इन ब्रिटेन ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा। तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स मोरल वैल्यूज, रिजिड, ऑर्थोडॉक्स, क्लोज्ड मोरल वैल्यूज जो ब्रिटेन के अंदर प्रेवलेंट थे इन दिस टाइम फ्रेम, जिसको हम लोग विक्टोरियन एरा कहते हैं, इसी को कई बार हम लोग विक्टोरियन मोरालिटी नाम से भी जानते हैं। इसको ऑर्थोडॉक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करते थे एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्रेस करना काफ़ी ख़राब माना जाता था, और होमोसेक्सुअलिटी या फिर LGBT कम्युनिटी के लोग, ट्रांसजेंडर्स, इनके राइट्स को तो पूरी तरह से सप्रेस किया जाता रहा है। तो मतलब द सोसाइटी वॉज वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी कंजर्वेटिव इन दिस टाइम इन ब्रिटेन एंड दैट इज़ नोन बाय द नेम ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है वो ज़रा समझते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है रोज़। उसमें भारत सरकार बार बार आर्ग्यूमेंट्स दे रही है कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन देना। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लुक, आप अपनी सभ्यता संस्कृति खुद ही भूल रहे हैं। यू सी द कोर्ट करेक्टेड गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव एंड सेड कि इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी दैट मेड इंडिया फॉरसेक मच ऑफ इट्स ओन कल्चरल इथोस। हमारे देश में तो पुराने टाइम में तो बहुत सारे कल्चरल, आप देखो खजुराहो टेम्पल्स को देखिए, आप देखो पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ मतलब 4 इंपॉर्टेंट थीम्स या पर्पस ऑफ लाइफ में क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम भी एक 4 में से इंपॉर्टेंट, काम मतलब सेक्सुअल डिजायर एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, 4 में से एक इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ माना गया हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में। और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल डिजायर्स का जो मैनिफेस्टेशन है उसके साथ जो टैबू अटैच किया है, दैट इज़ नॉट इंडियन कल्चर, नॉट इंडियन ईथोस, दैट इज़ बेसिकली बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप अपनी सभ्यता संस्कृति खुद ही बोल रहे हैं। ब्रिटिश विक्टोरियन मोरालिटी मेड इंडिया फॉरसेक मच ऑफ इट्स कल्चरल एथोस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इंडिया की सभ्यता हमेशा से रही है ऑल इंक्लूसिव कल्चर। हमारी सभ्यता कभी भी किसी को दबाने की रही नहीं है। इट हैज़ बीन ऑल इंक्लूसिव, ऑल टॉलरेंट। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में, एक तो कभी ऐसे वगैरह में आप ये टर्म के इस्तेमाल कर सकते हैं विक्टोरियन मोरालिटी। द टर्म्स कैन बी यूज टू शो निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ कोलोनियल लीगेसी। कोलोनियल लीगेसी से हमारे देश के ऊपर क्या क्या निगेटिव असर पड़ा है, कोलोनियल लीगेसी का हमारे देश के ऊपर क्या क्या निगेटिव असर पड़ा है, उसमें आप एक विक्टोरियन मोरालिटी भी कह सकते हैं कि इंडिया अपनी जो टॉलरेंट कल्चर है उसको खुद ही भूल गया है और हम खुद ऑर्थोडॉक्स, रिजिड एंड क्लोज सोसाइटी बन गए हैं एंड वी बिलीव कि दिस इज़ आवर कल्चर, बट द फैक्ट इट इज़ नॉट। इट हैज़ बीन colored over us because of British colonization
एंड वी हैव अडॉप्टेड विक्टोरियन मोरालिटी। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट परमिटेड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।